और कल हमने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें हम उन सारे बच्चों के लिए जो कि क्लास 11th से क्लास 12th पहुंच चुके हैं लेकिन उनको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, या ऐसे बच्चे जो कि अभी नए क्लास 11th में अभी वो ज्वाइन किए हैं, तो उन सब के लिए हमने एक नए सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम कॉमर्स के फंडामेंटल और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि एक कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद ज़रूरी होती हैं वो बताने के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। तो इसीलिए अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जिसमें हम आपको फंडामेंटल के बारे में एक नए सीरीज़ हमने कल डेटा क्रिएटर तक के लिए फंडामेंटल और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ जो कि एक टेक्निकल लेने के बाद इसके कारण जरूरी होती है वो बताने की थोड़ा अटक रहे थे। अब उसको आज हमने थोड़ा सुधारने का प्रयास किया है और धीरे धीरे इसके लिए आप हमारे चैनल को तो हम डेटा और क्रिएटर तक बता दिया। डेटा का मतलब वो जिसको हमने क्रेडिट सेल कर दिया है और जो हमको पैसा देगा या हमारे बिजनेस को जो पैसा देगा वो हमारे लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। क्रिएटर कहने का मतलब वो आपको जिससे हमने लोन लिया है या कोई उधारी खरीदी है और उसको पेमेंट करना है, मतलब जो बिजनेस से लेने वाला पर्सन है वो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ जो कि क्रिएटर कहने का मतलब वो पर्सन जो कि अभी हमसे पैसा लेगा या बिजनेस से पैसा लेगा वो आदमी क्रिएटर, और जो पैसा देगा वो आदमी डेटर। अब यहाँ पर ये है कि एसेट्स के बारे में मैंने कल आपको डिसाइड कर बता दिया था कि एसेट्स का मतलब वो जिससे कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म होता है वो फिक्स एसेट्स होता है, जो विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको 1 साल में कैश में कन्वर्ट होता है वो करेंट एसेट्स होता है ना। जैसे हमने आपको बता दिया था कल कि फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम लोग स्थायी संपत्ति कहते हैं, ये आपका जो है मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जिसको अपन 1 साल से ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं और 1 साल के बाद ही उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे लिए फिक्स एसेट्स में आती हैं, जिसके अंदर हमने आपको एग्जांपल दे दिया था कि आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए फिक्स एसेट्स हैं। वैसे ही करंट एसेट्स कहने का मतलब जिसको हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो करंट एसेट्स लेते हैं। जैसे हमारा डेटर, अगर आपने किसी को क्रेडिट सेल किया है तो उसको आप जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए, मतलब इसको विद इन 1 ईयर जो है वो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉक, जो आपने स्टॉक अपने शॉप में रखा है वो सेल करना है और सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हमको करंट ईयर में ही सेल करना होता है, तो स्टॉक भी आपके लिए करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने किसी को कुछ पैसा एडवांस पेड कर दिया है, एडवांस दे दिया है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो है वो करंट एसेट्स में आते हैं। जैसे किसी को एडवांस सैलरी देते हैं, एडवांस रेंट देते हैं, तो ये भी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। वैसे ही आपका लिक्विड एसेट्स कहने का मतलब जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपका कैश तो ऑलरेडी कैश है, किसी से भी हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी से भी हम लोग सामान लेन देन कर सकते हैं, तो कैश आपके लिए जो है वो लिक्विड एसेट्स। आपके लिए कैश एट बैंक में जो आपके पास कैश है वो भी आप तुरंत ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी को लेन देन कर सकते हैं, इसलिए बैंक भी जो है आपका लिक्विड एसेट्स में लेते हैं। तो करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फिक्स एसेट्स। एक होता है आपका फिक्टिशियस एसेट्स कहने का मतलब वो एसेट्स जो कि रियल में नहीं हैं, जो कि आपके लिए नॉमिनल है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं,
वैसे ही आपका जो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय जो पहले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि नॉमिनल है, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंश या ऋण पत्र को निर्गमित करने पर दिया गया बट्टा, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि रियल में अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एसेट्स में शो करते हैं, फिर भी उसको हम लोग एसेट्स में शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एसेट्स के अंदर आती हैं। फिर हमने डिस्कस करना है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब नाम से ही समझते हैं, ये हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग दायित्व। हिंदी में कहते हैं इसको दायित्व, और दायित्व मतलब समझते हैं लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जो हमको पेड करना है, जो ड्यू है लेकिन आपने उसको अभी तक पेड नहीं किया है, तो ये उसके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के अंदर क्या, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है कैपिटल, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है कैपिटल, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमको रिफंड करनी है, बिजनेस को रिफंड करना है, वो सारी चीज़ें लायबिलिटी के अंदर आती हैं। कैपिटल क्यों लायबिलिटी है, कैपिटल को इन्वेस्ट करने वाला पर्सन, उसका प्रोप्राइटर, उसका ऑनर। तो हमारा कॉमर्स का एक रूल होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब प्रोप्राइटर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है तो बिजनेस के लिए वो लोन है। अब बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो अर्न करके अपने ऑनर को रिटर्न करे, तो इसलिए बैलेंस शीट में कैपिटल को हम लोग जो है वो लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट काम करता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की अपनी अलग सेपरेट आइडेंटिटी होती है। लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हमने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, बिजनेस के लिए, वो कंपनी को रिटर्न करना है बैंक को, इसलिए बिजनेस के लिए वो लोन लायबिलिटी है। क्रेडिटर, हमने किसी से क्रेडिट परचेस किया है, उसको पेमेंट करना है, वो बिजनेस के लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जिसको आपने किसी से उसकी सर्विसेज ले ली लेकिन उसको आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, जैसे हमने बिल्डिंग पे अपना बिजनेस किया लेकिन उसके रेंट अभी तक पेड नहीं हुआ है। हम जो है एम्प्लॉय से वर्क काम करा लिए हैं लेकिन उसकी सैलरी हमने अभी तक पेड नहीं की है, तो वो सारी चीज़ें जो ड्यू हो गई हैं लेकिन जिसको हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो सारी चीज़ें आपके लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो ये भी चीज़ें जो होती हैं, कुछ लायबिलिटी के अंदर भी आप देखेंगे इंटरनल लायबिलिटीज़ होती हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं। इंटरनल लायबिलिटी कहने का मतलब होता है कि जो लायबिलिटी कंपनी के या फर्म के या बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी होती है। अंदर की लायबिलिटी कहने का मतलब होता है जो कैपिटल है, जो बिजनेस के ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनल लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये किसका होता है, शेयर होल्डर्स के होते हैं। लेकिन हमने अगर बाहर से लोन लिया है, जैसे डिवेंचर, जो पब्लिक से लोन लेते हैं उसको हम लोग डिवेंचर्स कहते हैं, बैंक से लोन लेते हैं बैंक लोन होता है, बाहर किसी पर्सन से हमने क्रेडिट परचेस किया है वो क्रेडिटर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहने का मतलब वो लायबिलिटी जो अभी हमको पेड करना है और जो कंपनी के बाहर के हैं, और इंटरनल लायबिलिटी मतलब वो जो कंपनी के प्रोप्राइटर्स के हैं, वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी होती है। डिवेंचर्स, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आती हैं। लेकिन आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटी के अंदर आती हैं। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है जिसको हमको विद इन 1 ईयर रिटर्न करना होता है या उनको पे करना होता है, वो सारी चीज़ें करंट लायबिलिटी के अंदर आती हैं। तो लायबिलिटीज़ को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए लिया गया है, जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए लिया गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जो कि विद इन 1 ईयर पे करना होता है, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। और जितने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हैं वही आपके करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो ये होता है लायबिलिटीज़। फिर उसके बाद आप देखेंगे
कि आपका एसेट्स हो गए, लाइबिलिटी हो गए, आपके डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल और पेबल, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, मिला नहीं है। पेबल का मतलब पेड करना है, अभी हमने पे नहीं किया है। तो जो चीज़ें हमको मिलने वाली हैं वो हमारे लिए एसेट्स, और जो चीज़ें हमको पेड करनी हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी। इसलिए बिल्स पेबल को हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं और बिल्स रिसीवेबल को हम जो है वो एसेट साइड लिखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, इसमें क्लास 11th में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर आपको मिला होगा, अगर आपने 12th क्लास में हैं आप, और अगर आप 11th में हैं तो आगे आप पढ़ेंगे। तो वहाँ पर ये होगा आपको कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज नाम से चैप्टर है, जिसमें आपको इसके बारे में क्लियर बता दिया गया है कि इसमें सपोज ए और बी दो लोग हैं, एक सेलर है और एक परचेसर है। तो उस कंडीशन में जब सेलर कोई प्रोडक्ट सेल करता है बी को, बी उसको परचेज करता है, लेकिन बी उसको इमीडिएटली पे नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद करेगा, अभी इमीडिएटली कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में बी जो है वो प्रॉमिस करता है ए को कि मैं आपको जो है 4 महीने के बाद या जो भी ड्यूरेशन होगा मैं आपको ये अमाउंट पेड करूंगा, और उसके लिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो पेपर होता है जिसको हम लोग, जो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि पे करूंगा, उसके लिए ये बिल्स पेबल है, इसकी लायबिलिटी है कि जितना भी टाइम उसने मेंशन किया है उतने टाइम के बाद उसको उस अमाउंट को पे करना होगा। और यही जो बिल है ये सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको वो पैसा मिलेगा। तो वो एक प्रॉमिसी नोट होता है जिसमें जो परचेसर है वो प्रॉमिस करता है सेलर को कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस पर्सन को जो है वो उतना अमाउंट जो भी उसका है उसको वो पे कर देगा, और इसी के बेस पे जो है वो आगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी उनकी टाइमिंग होती है उस टाइम में जाकर के वो बिल को प्रेजेंट करते हैं कि भाई आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, आपने इतने दिन के टाइम मांगी थी, और उसके बाद उसको पेड करके, उसको दिखा करके उससे वो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो यही जो बिल होता है वो सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि उसको उतने टाइम के बाद उसको फंड मिलना है, इसलिए वो बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए बिल्स पेबल। अब बात आता है हमारा बिजनेस में हम जब चालू करते हैं तो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एक ड्राइंग्स, ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कैपिटल का मतलब वो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। जैसे कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल इन्वेस्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है ना भाई। हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग मशीन चलाने के लिए हमको जो है बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो गुड्स या फिर स्टॉक या फिर कैश के थ्रू हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए वो सारी चीज़ें जो हम बिजनेस स्टार्ट करते समय इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होता है ना। और अगर उसी कैपिटल में से उसका प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई सामान निकाल लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। मतलब हमने बिजनेस को दिया और तो वो कैपिटल, लेकिन बिजनेस से अगर प्रोप्राइटर ने निकाल लिया तो वो ड्राइंग्स। कैपिटल हमेशा वो चीज़ होगा जो बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो प्रोप्राइटर ने पैसा या सामान किसको दिया? बिजनेस को दिया। तो जो प्रोप्राइटर ने जो दिया, चाहे वो अपना पैसा दे, चाहे बैंक लोन के थ्रू दे, चाहे वो कहीं से ला के दे, लेकिन वो बिजनेस के लिए जो है वो कैपिटल है, क्योंकि प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उस कैपिटल को अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स।
तो इसलिए ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, चाहे वो स्टॉक हो, गुड्स हो, स्टॉक हो या फिर कैश हो। तो कोई भी चीज़ें अगर बिजनेस के प्रॉपर्टी को, बिजनेस के एसेट्स को अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का डेफिनेशन आएगा आपका विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग्स होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। मतलब जब किसी भी पर्सन की लायबिलिटी या किसी भी बिजनेस की लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा सकता है। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया डिक्लेयर कराना। तो दिवालिया मतलब ये होता है कि अब वो उसके अमाउंट को पेमेंट करने के कंडीशन में नहीं है, वो उसका पेमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इंसॉल्वेंट का मतलब कि अगर किसी भी पर्सन की या बिजनेस की लायबिलिटी जो है वो उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को जो है कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा सकता है, जिसके लिए उसको पिछले 3 साल के अपने अकाउंट्स शो करने होते हैं, उसकी ऑडिटिंग होती है। और जब कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये पर्सन ने जो है जितने भी लोन लिए हैं उस लोन को बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और बिजनेस जो है वो फेलियर रहा है या उसको लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन में उसके प्रॉपर्टी को जो है कंपनी, बैंक जो है या कोर्ट जो है वो टेक ओवर करके उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी से जो भी अमाउंट रियलाइज होगा वो अमाउंट उसके जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उनको वो पेड कर देते हैं। तो इस तरीके से इंसॉल्वेंट कहने का मतलब अगर किसी भी पर्सन की लायबिलिटी अगर उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती है तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है। फिर हमारा आता है रूल्स फॉर जनरल एंट्रीज। अब हम आते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री जिसमें हम लोग अभी जो भी हमने आपको अभी तक बताया कि वो क्या क्या वर्ड हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, अब उनके जितने भी रफ वर्क होंगे उनको हमको क्या करना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में होता है रिकॉर्डिंग करना। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं उस ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर हमको रिकॉर्ड करना होता है और रिकॉर्डिंग करके उसको क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन करने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया जाता है और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अकाउंट जो है वो बिजनेस का लैंग्वेज है, जो बिजनेस जो है अपने प्रोप्राइटर को या अपने जो भी उसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपना इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि उनकी अभी कंडीशन क्या है। भाई हमको अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों है, हमको अकाउंट बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमको उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके, हमको इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सर्कुलेट कर सकें। हमारा मेन क्या होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमको कई लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं। अब सोचिए कि हमको अगर 15, 20, 25, 30 लोग हैं तब भी हमको उनके नाम याद नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पर रोज़ 100, 50 हज़ार लोगों से आप मुलाकात करेंगे, किसी से पैसा लेंगे, किसी को देंगे, किसी को सामान उधारी देंगे, किसी को नगद देंगे, तो आपके पास कितनी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो हमारे याद करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और इस कैपेसिटी में हम लोगों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं पुराने चीज़ों को हम भूलना भी चालू कर देते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमको कोई ट्रांजैक्शन याद ना हो, किससे कितना लेना है वो याद ना हो, किसको कितना देना है वो याद ना हो, तो हमारी मेमोरी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। इसलिए हम लोग हर चीज़ों को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमारे कॉमर्स का रूल होता है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। तो मतलब आप किसी को भी कोई भी सामान देते हैं या किसी से लेते हैं तो पहले उसको कॉपी में नोट करिए, पहले उसको आप लिखिए
और जब आप उसको नोट करेंगे, आप लिखेंगे, तब जा कर के आपको फ्यूचर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा। इसलिए बोलते हैं भूल पड़े तो कागज़ से ले। मतलब अगर कभी आप कोई चीज़ भूल जाए तो आप अपने पेपर से या जहाँ पर आपने रिकॉर्ड किया वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशंस आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपने रफ बनाया, जिसको आपने एंट्रीज की कि इस डेट में इस आदमी से इतना सामान लिया, इतना दिया, इतना ये किया, अब उसको हमको क्या करना है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है। इसके लिए हम लोग बनाते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले जनरल एंट्री करने के लिए इसमें दो साइड मिलेंगे, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम आपको आज बताते हैं, जिसके अंदर आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ना पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें आपको मेन दो टाइप के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। दो टाइप के अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको दो टाइप मिलेंगे, एक आपका रियल अकाउंट, एक आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर तो तीन टाइप है, लेकिन आपका इम्पर्सनल के अंदर दो टाइप है, रियल और नॉमिनल। इसलिए कभी भी आपसे कोई पूछता है कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, तो ज़्यादातर जवाब होता है कि तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन अगर उसको आप बेसिकली देखेंगे तो अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर उसके बाद इम्पर्सनल के अंदर दो टाइप होते हैं, रियल और नॉमिनल, है ना। अब इसके अंदर भी आप जाएंगे तो पर्सनल के अंदर आपको तीन टाइप के अकाउंट मिलेंगे, जिसमें एक आपका आता है नेचुरल पर्सन, एक आपका होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आर्टिफिशियल, नेचुरल मतलब आपका प्राकृतिक व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति। आर्टिफिशियल कहने का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि व्यक्ति, प्रतिनिधि व्यक्ति। फिर उसके बाद आपका रियल के अंदर दो टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मूर्त और अमूर्त। नॉमिनल के अंदर आपको दो टाइप मिलेंगे, आय और व्यय, मतलब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दो टाइप के अकाउंट मिलेंगे आपको यहाँ पर, नेचुरल, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इम्पर्सनल के अंदर दो टाइप मिलेंगे, रियल और नॉमिनल। फिर उसके बाद आप पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन टाइप मिलेंगे, जिसमें आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, प्रतिनिधि व्यक्ति। रियल के अंदर दो टाइप है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर आपका जो है मूर्त और अमूर्त। और आपका नॉमिनल अकाउंट जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब आय और व्यय। तो इस तरीके से आप अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है वो रियल, नॉमिनल, ये सब चीजें आती हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में आता है आपका नेम ऑफ पर्सन। पर्सनल अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि पर्सनल, अपने बारे में, ऐसा नहीं है।
पर्सनल कहने का मतलब होता है यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन के बारे में। तो पर्सन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन कहने का मतलब वो पर्सन जो कि नेचुरल है, वो पर्सन जो कि नेचुरल है। जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन में आते हैं, तो हम लोग जो है कोई भी नाम आप ले सकते हैं, राम, गोपाल, मोहन, सोहन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल पर्सन में आती हैं। आर्टिफिशियल कहने का मतलब होता है वो जो कि रियल में पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अकाउंट में एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि आपका कंपनी, कोई फर्म, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें वो है जो कि रियल में पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अकाउंट में उसको एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये क्रिएटेड है, ये लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर, इसको आपको जो है आर्टिफिशियल पर्सन में लेते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपका कैपिटल, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है अपने प्रोप्राइटर को, अपने मालिक को, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होता है। वैसे ही आपका ड्राइंग्स, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जो किसी न किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको पर्सनल अकाउंट को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के बारे में। फिर उसके बाद आपका सेकंड है रियल अकाउंट, जिसके बारे में आपको डिस्कस कर लिया गया है, जिसमें आप जानते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर आपका जो है वो लैंड, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें टेंजिबल है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फिर वैसे ही आपका इंटेंजिबल, इंटेंजिबल के अंदर आपका गुडविल, गुडविल को हमेशा फील किया जाता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। वैसे ही आपका थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर आपका रेंट, कमीशन, जो कि रियल में है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अकाउंट में एज ए पर्सन, ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम शो करते हैं। जैसे आपका रेंट, कमीशन, बोनस, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको किसी ने देखा नहीं